हेडिंग डालेंगे प्लीज आज की क्लास की, चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए हुआ क्या, ये जो चैप्टर नंबर 6 की बात अब हम करने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि चैप्टर नंबर 4 जब हम पढ़कर आते हैं तो चैप्टर नंबर 4 में कुछ इस तरीके की कहानी आपको पढ़ाई जाती है कि लेट से हमारे पास एक वायर है, काफी लंबी तार है, तो डैश 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 करके दिखा रहे हैं, नीचे ऊपर बहुत लंबी तार है। लेट से इस तार पे कुछ करंट दौड़ रहा है, इस तार में कुछ करंट दौड़ रहा है आई का। अब ये जो करंट यहां पे दौड़ रहा होगा, इसके कारण यहां पे मैंने कोई पॉइंट लिया पी, जो इससे आर दूरी पे लाई कर रहा है। तो इस वायर के कारण, ये वाली तार के कारण इस पॉइंट पर कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता था। वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो यहां पे क्रिएट होती है, वो चैप्टर 4 में हम डिराइव करते हैं, उसका आंसर कुछ आता था ये μ0I/2πr। अभी जो मैं टॉपिक आपको कराने जा रहा हूं उसमें ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर्मूला लिख जरूर दिया है, कोर्स का पार्ट है। जितनी बारी फॉर्मूले आंखों के सामने से गुजरते हैं उतना आप अच्छे से याद करने लायक बन जाते हो फॉर्मूले पे। तो करंट के कारण किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता था। मेन पॉइंट अभी फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है। तो ये कहानी को हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है। तार में करंट दो तो किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप हो जाता है। यहां पर करंट को रेफर किया गया है एज कॉज, करंट को कारण माना गया है मैग्नेटिक फील्ड के पैदा होने का। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड को रेफर किया गया है एज एन इफेक्ट। ये कॉज है और ये उसका इफेक्ट आ रहा है कि आपने यहां पे करंट दिया तो उसका इफेक्ट ये आया कि पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गई। तो चैप्टर 4 का जो फ्लो था वो ये था कि करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप हो सकता है। लेकिन अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। ये सब क्यों देख रहे हैं? ये सब इसलिए देख रहे हैं क्योंकि चैप्टर 6 के अंदर एक साइंटिस्ट के बारे में बात की गई है जिसका नाम है फैराडे। किस साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में? फैराडे नाम का कोई साइंटिस्ट है। अब ये जो फैराडे नाम का साइंटिस्ट आता है, ये फैराडे नाम का साइंटिस्ट क्या बोलता है? ही सेज, या इसके दिमाग में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये आया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड तो डेवलप होता है। जब ये बंदा ये बातें सोच रहा है तो इसके पहले ये सब बातें हो चुकी थी दुनिया में कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। आपके जो चैप्टर्स बनाए गए हैं वो हिस्ट्री के हिसाब से बनाए गए हैं कि चैप्टर 4 अगर पहले आया और उसके बाद चैप्टर 6 आया है तो चैप्टर 4 हिस्ट्री में पहले हुआ है, चैप्टर 6 उसके बाद ही हो रहा था। तो चैप्टर 4 की बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, दुनिया को पता है करंट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। फैराडे नाम का साइंटिस्ट, इसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्या ऐसा पॉसिबल है, इसका उल्टा, क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट डेवलप हो सकता है? ऐसा इसके दिमाग में ख्याल आया। और अगर ख्याल आया तो इसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्वियस सी बात है इसको सक्सेस मिली होगी, तभी आज आप इसको पढ़ भी रहे हो। नहीं तो ख्याल आया होता, इसने एक्सपेरिमेंट किए होते, फेल हो गए होते एक्सपेरिमेंट, तो हम पर पढ़ भी ना रहे होते, एक चैप्टर कम होता हमारे कोर्स में। अब इसको सक्सेस मिली तो पढ़ना पड़ रहा है आपको। ठीक है, तो इसके दिमाग में जो ख्याल आया था उसके हिसाब से बताओगे मेरे को, कॉज किसको मानना चाहता है फेराडे? मैग्नेटिक फील्ड को ये कॉज मानना चाहता है, और करंट को क्या मानना चाहता है? उसका इफेक्ट मानना चाहता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड से करंट डेवलप करने की बातें कर रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ये चैप्टर का नाम जो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो वो कुछ इस चीज से रिलेटेड कहानी पढ़ने वाले हो। अब मैं इसके नाम को रिलेट करता हूं इस टॉपिक के साथ। फैराडे की जो सोच थी, उसके बाद एक टॉपिक ने जन्म लिया जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस पूरे नाम को शॉर्ट में प्यार से ईएमआई भी कहते हैं। आप गुस्से से भी कह सकते हो ईएमआई, गर्ल्स।
कोई मनाही नहीं है, ये प्यार से बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम प्यार से शॉर्ट में ईएमआई का नाम देते हैं। ठीक है जी, ईएमआई। इस पूरे नाम में ये जो मैग्नेटिक वर्ड है ना, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक बी को रेफर करता है। और ये जो इलेक्ट्रो वर्ड है, इलेक्ट्रो, ये इलेक्ट्रो वर्ड इलेक्ट्रिक करंट को रेफर करता है। और इंडक्शन का मीनिंग जानते हो आप? इंड्यूस होना। वेरी गुड, इंडक्शन का मतलब इंड्यूस होना। क्या जवाब दिए? कोई चीज का पैदा होना। तो यहां पर हमारे पास बी के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट का इंड्यूस होना, पैदा होना। तो आप इस चैप्टर में ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू था फैराडे का, उसी के बारे में आप कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे होते हो। चलेगा? तो हमारे पास ये वाला पॉइंट, चैप्टर नंबर 4 का फ्लो ये डायरेक्शन में था। आई से बी पढ़ रहे थे आप। चैप्टर नंबर 6 में आप बी से आई पढ़ रहे होते हो। आई थिंक ये बात क्लियर होती है। सब कुछ आप उतार लो, फिर आगे बढ़। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये तो चैप्टर के नाम को थोड़ा बहुत मैंने लिंक किया अभी। सेकंड पॉइंट इस चैप्टर का आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। कुछ बातें पहले आप इसके लिए नोट डाउन कर लो, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, फिर हम उनको डिस्कशन में लेकर आएंगे। पहले इतनी बातें लिख लो। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोटेड बाय, इस सिंबल को फाइ पढ़ते हैं, फाइ बी। ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये तीन बातें पहले लिख लो आप, ताकि फिर आपका ध्यान सिंबल्स पे नहीं जाएगा, उनको समझने पे जाएगा। लिख लो पहले। सेम प्रोसेस एट्रीब्यूट करना है आपने। लिख लिया हमने यहां तक जी? यहां तक लिख लिया तो एक बात और लिख लो फिर उसके साथ। इतना तो नजर आ ही रहा है। एक बात और लिख लीजिएगा जब यहां तक आप लिख चुके हो, एसआई यूनिट। ये जो भी टॉपिक अभी चलने वाला है मैग्नेटिक फ्लक्स का, इसकी एसआई यूनिट ये भी लिख लो। देखिए,
पहली बात तो ये एसआई यूनिट को ना थोड़ा ध्यान से मैं आपको बता दूं, तीन चीजें यहां पे लिखी हुई नजर आ रही हैं, जिसमें से वेबर एंड डब्ल्यूबी ये दोनों एक ही बात होती है। वेबर को ही शॉर्ट में डब्ल्यूबी लिखा गया है, तो ये दोनों तो एक ही चीज है। लेकिन यस, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक अभी आप पढ़ने वाले हो, इसके दो एसआई यूनिट बनाई गई हैं। एक होती है वेबर और एक होती है, इसको पढ़ेंगे टेस्ला मीटर स्क्वायर। टी स्टैंड्स फॉर टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो दो ऐसे यूनिट क्या क्या है, वेबर और टेस्ला मीटर स्क्वायर। ऐसी दो ऐसे यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का, जो टॉपिक अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो टॉपिक है थोड़ा पेशेंस का गेम है। पहले ये थ्योरी को थोड़ा बहुत सुनना होगा आपको, कुछ कुछ पॉइंट समझ में आएंगे। जब मैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराऊंगा, कोई 2 से 3 एग्जांपल दे दूंगा, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी सब चल क्या रहा था। ठीक है, तो बहुत ध्यान से बस आप सुनते रहना। आपको थ्योरी वाइज जितना थोड़ा बहुत अभी इनिशियल स्टेज पे समझ पाएगा, ठीक है। आने वाले टाइम पे जैसे ही मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आज की क्लास में, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक को डिजाइन किया गया। शुरुआत करते हैं अब हम इस टॉपिक को। आपने जहां पे हेडिंग डाली है मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां पर मैग्नेटिक का मतलब होता है, लिख लो मेरे साथ साथ, मैग्नेटिक वर्ड का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और फ्लक्स का मीनिंग जानते हो आप क्या था, चैप्टर 1 में भी आता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स करके भी कुछ टॉपिक था। फ्लक्स वर्ड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ लाइंस, लेकिन फ्लक्स का एक्चुअल में मीनिंग होता है फ्लो। वो तो आप पूरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बता रहे हो कह रहा है ना, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स में फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। मैग्नेटिक वर्ड रेफर करता है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स, बता देता हूं आपको किस साइंटिस्ट ने ये फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया है। इसका नाम था गॉस। गॉस वही बंदा है जो चैप्टर 1 में आप गॉस लॉ करके ऑलरेडी पढ़कर आए हो, ये वही सेम साइंटिस्ट है। चैप्टर 1 में इस बंदे ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया था, अगर याद आए तो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पे ये क्या डिफाइन कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी स्ट्रॉन्ग टॉपिक बनेगा। और अगर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स वीक टॉपिक है, तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रॉन्ग बन सकता है। ध्यान से सुनना आज की क्लास को। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस बंदे ने कुछ डिफाइन किया, लेकिन हम मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये आएगा समझ में, लेकिन पेशेंस है, एग्जांपल्स तक आपको वेट करना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं जी। चैप्टर नंबर 4 में हमने ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बारे में पढ़ाई करी थी, कि अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होता है, जैसे ये हमने फिगर भी बनाई थी अपनी कॉपी में, अगर कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, तो जो ब्लू कलर की लाइंस हमारी बन रही हैं, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्पेस में ऐसी बनती है। अच्छा, एक और टॉपिक भी हमने किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड, वो था करंट कैरिंग इनफाइनाइट सोलेनॉइड। इनफाइनाइट सोलेनॉइड का मतलब होता था जिसकी लेंथ बहुत लंबी होती थी, ऐसा सोलेनॉइड। ये जो ब्लू कलर की लाइंस हमें यहां नजर आ रही है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रेफर कर रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ड्यू टू करंट कैरिंग। एक बहुत ही लंबा सोलेनॉइड हमने लिया, तो उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ बन गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो, ये जो टॉपिक आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कुछ रिलेटेड तो है। अब इसके अंदर शुरुआत करते हैं हम एक फिगर के साथ, कि मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी कुछ बनी हुई है। मेरे साथ साथ बनाओ ये फिगर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके की बनी हुई है, और इस फिगर के अंदर एक रेक्टेंगल और बना लो आप। ऐसा एक रेक्टेंगल और बना लो। तो इस टॉपिक के अंदर आपको क्या इमेजिन करना है, वो ध्यान से देखिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इधर बन रही है ना, अब आपको कुछ इमेजिनेशन शुरुआत करनी पड़ेगी। पहली बार इमेजिन करवा रहा हूं, तो यस थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बार बार इमेजिन करवाते चले जाऊंगा, एग्जाम्पल भी लेंगे तो यूज टू हो जाऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनी हुई है, तो ऐसा सोचें जिस रूम में अभी हम मौजूद हैं, इस तरफ दीवार, इस तरफ भी दीवार, इस तरफ दीवार से इस वाली दीवार की तरफ कुछ तीर निकल रहे हैं।
जिनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रेफर करेंगे। ये एरो बन रहे हैं ना, एरो, आगे चल के एरो, आगे चल के एरो। तो ऐसे समझो इस दीवार से इस वाली दीवार की तरफ कुछ तीर निकल रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं एक्चुअल में। 3D में इमेजिन करना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही है। फाइन। उसके बाद हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर शीट ली और इस रूम में ऐसे टेढ़ी खड़ी करो। तो ये शीट टेढ़ी खड़ी कर रखी है इस स्पेस में। तो एक स्पेस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, और आपने एक रेक्टेंगुलर शीट, ये जो रेक्टेंगल आपने बनाया वो शीट है जो आपने ऐसे टेढ़ी खड़ी कर रखी है। अब जब आपने मैग्नेटिक फ्लक्स टॉपिक लिखा तो आपने एक ये सबसे पहले ना ये चीज लिखी थी, ये डी फाई इक्वल टू बी डॉट डी ए। तो सबसे पहले डीए वेक्टर क्या है वो देखते हैं। डीए वेक्टर के लिए गॉस ने ये बताया, कहता है जो भी आपने ये शीट इमेजिन करी है इसके ऊपर एक छोटा सा एरिया इमेजिन करो। यहां बनाता हूं, एक छोटा सा एरिया इमेजिन करो। और इस छोटे से एरिया के लिए उसने एक वेक्टर डिफाइन किया गॉस ने, डीए वेक्टर करके। उसने कहा ये जो हमारा छोटा सा एरिया है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो आप। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम, तो यहां पे मैं दिखाता हूं आपको। ये छोटे से एरिया पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये परपेंडिकुलर दो बन सकते थे। यहां पर एक शीट है टेढ़ी पड़ी हुई है, यहां पर कोई छोटा सा एरिया आप इमेजिन कर रहे हो, इसके ऊपर दो परपेंडिकुलर बन सकते थे, छोटे से एरिया पे बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। अकॉर्डिंग टू गॉस डीए वेक्टर की डायरेक्शन गिवन एरिया से बाहर की तरफ वाला परपेंडिकुलर लेना है। जैसे वो डिफाइन कर रहा है धीरे धीरे सुनते भी चलो, थोड़ा थोड़ा समझ में आता जाएगा। तो यहां पर एरिया वेक्टर उसने कुछ डिफाइन किया है, डीए वेक्टर, जो कि गिवन एरिया से बाहर की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करके लेना होता है। ठीक है। फिर वो ये कहता है कि अगर आपको ये पता करना है कि इस छोटे से एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के जा रही हैं, इस छोटे से एरिया में से कितनी लाइंस इसमें से क्रॉस करके जा रही होंगी, उसके लिए उसने सिंबल दिया डी फाइव बी, जो ऑलरेडी आप लिख चुके हो, प्लीज दोबारा मत लिखिएगा, डी फाइव बी। और एक फॉर्मूला दिया उसने, बी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। यहां पर डीए वेक्टर की डायरेक्शन तो ये है जो मैंने आपको समझाई, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बाहर की तरफ। लेकिन अगर कोई चीज वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता होगा। तो डीए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को ऐसे दिखाते हैं आई थिंक फिजिक्स में हम, वेक्टर बना के मॉड बना दो, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। इट इज गिवन बाय एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो जो जो बातें आपको एक्स्ट्रा दिख रही हैं वो जरूर आप उतारते हुए चलना। डीए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा एरिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। जो आपने छोटा सा एरिया लिया है इसका जो भी वैल्यू होगी एरिया की, लेट्स से ये एरिया जो आपने लिया है वो 0.001 मीटर स्क्वायर का लिया, तो जो भी एरिया होगा इसका वो मैग्नीट्यूड होगा एरिया वेक्टर का। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, एरिया वेक्टर की, डीए वेक्टर की, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बाहर की तरफ। तो ये वेक्टर का आपको डायरेक्शन लेना भी आ गया, मैग्नीट्यूड के लिए जो भी एरिया कंसिडर किया उसकी वैल्यू लिखनी होगी। अकॉर्डिंग टू गॉस उसने एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया, यहां से ही शुरुआत करिए आपने अपने टॉपिक को लिखने की, कि डी फाई बी का मतलब है छोटे से एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो थ्रू दिस छोटा एरिया इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। डायरेक्ट कोई फॉर्मूला दे दिया उसने। ठीक है, आगे सुनते हैं हम। अब इसके बाद आपने ये लिखा, ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला दिया, उसके बाद आपने लिखा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज गिवन बाय दिस। इंटीग्रेशन वगैरह आ गया, इसका क्या मीनिंग था वो देख लेते हैं। ये जो स्टेप आपने लिखा फाई बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। तो यहां पर आपने बात ये लिखी थी कि द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस का मतलब है ये पूरे सरफेस के लिए कितना मैग्नेटिक फ्लक्स, पूरे सरफेस में से कितनी लाइंस जा रही होंगी, वो लाइंस अगर आप निकालना चाहते हो तो ये आंसर जो आपने लिखा है ये पूरे सरफेस के लिए लिखा था या छोटे से एरिया के लिए लिखा था, ये छोटे से एरिया के लिए लिखा था। अब छोटे से एरिया का अगर ये आंसर था तो पूरे सरफेस का आंसर कैसे निकालूं मैं। तो उसने ये कहा, गॉस ने, कहता है यही स्टेप जो आपने छोटे से एरिया के लिए किया बार बार अप्लाई करो अलग अलग जगह। यही फॉर्मूला बी डॉट डीए अलग अलग छोटे छोटे एरिया के लिए अप्लाई करो और सबको इंटीग्रेट करो।
इंटीग्रेशन कर दोगे बी डॉट डी ए का फॉर द कंप्लीट सरफेस, यू विल गेट 5b। अभी भले आपको ये सॉल्व करना ना आ रहा हो कि सब कैसे सॉल्व होगा, समझते चलो जो भी थ्योरी वो बोल रहा है, सब सॉल्व करना सीखोगे अभी आप, पेशेंस की गेम है वो। तो ये कहानी पूरे सरफेस की थी या छोटे से एरिया की थी? छोटे से एरिया की थी, इतना समझ में आता है। और ये कहानी वो बोल रहा है, ये एक्सप्रेशन इज फॉर कंप्लीट सरफेस। ठीक है, ठीक है, कुछ बोल रहा है पूरे सरफेस के लिए ये फॉर्मूला चलेगा। आगे देखिए, फर्दर यहां पे लिखा है हमने, व्हेन बी वेक्टर इज यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म का क्या मीनिंग होता है वो भी देख लेते हैं। अगर कोई वेक्टर यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन, आई थिंक दोनों ही कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी कोई वेक्टर यूनिफॉर्म हो सकता है। अगर ये बात क्लिक होती है तो ठीक है, मत लिखना। अगर आपको लग रहा है यूनिफॉर्म लिख लेना चाहिए तो भाई लिख लेना कि कोई वेक्टर अगर यूनिफॉर्म है, इसका मतलब आगे का फॉर्मूला जो वो बोल रहा है वो इस कंडीशन में बोल रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कांस्टेंट हो गया तब क्या होगा, आगे की बात वो आ रही है। अब ये सीखो आप आगे की कहानी। तो इस फॉर्मूले तक तो हम पहुंच गए थे। इसके बाद अब हमने कंडीशन डाली, इफ बी वेक्टर इज यूनिफॉर्म। चलो इसको सीखो। अब अगर बी वेक्टर यूनिफॉर्म होगा तो ये फॉर्मूला पहले मैं किसी एक छोटे से एरिया के लिए सॉल्व करता हूं। मान लो इस एरिया के लिए ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। क्या ये वाला एक्सप्रेशन अगर आप सॉल्व करोगे तो शायद ये ऐसा लिखा जाएगा, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड डीए इंटू डॉट प्रोडक्ट में साइन आता है कॉस आता है, डॉट प्रोडक्ट को जब ओपन करते हैं कॉस, तो यहां पर कॉस थीटा कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहां पर जो थीटा होगा वो इन दो वेक्टर के बीच का होगा। क्या इस गिवन फिगर में मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, क्या एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, ये डीए वेक्टर जो है वो इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया पर इधर जा रही है। आई थिंक ये कोई एंगल लेना चाहिए हमें इस फिगर में। तो बी वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कुछ ये बन रहा होगा थीटा। यहां पे हमने ले लिया कॉस थीटा। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया इस छोटे से एरिया के लिए। बट क्योंकि टॉपिक ये चल रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है किसी भी और जगह पर अगर मैं इस छोटे से एरिया के लिए लेट से कैलकुलेशन करूं तो इसका एरिया वेक्टर आई थिंक इधर ही जा रहा होगा। एक रेक्टेंगुलर शीट पर कहीं पे भी छोटा सा एरिया ले लो, परपेंडिकुलर तो एक ही डायरेक्शन बन रही होगी वो, है ना? तो ये और ये पैरेलल होंगे आपस में। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इट मींस यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई थिंक यही होगी जो यहां पे थी, तभी यूनिफॉर्म का मीनिंग बनेगा, थीटा एंगल ही बनेगा ये भी। तो अगर आप इस जगह की बजाय इस छोटे से एरिया के लिए ये एक्सप्रेशन सॉल्व करते, आई थिंक यही आंसर आता। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो यहां था बी, वो यहां पे भी लगेगा। टॉपिक ऐसा है ना, कंडीशन डाल दी ना हमने यूनिफॉर्म की। तो ये फॉर्मूला ऐसा दिख रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां भी बी था, यहां भी बी चल रहा होगा, एरिया लेट से हमने सेम ही कंसीडर किया डीए डीए, एंगल भी सेम ही होगा क्योंकि यूनिफॉर्मिटी चल रही है। तो ये फॉर्मूला बी डी ए कॉस थीटा खाली इस छोटे से एरिया के लिए या किसी भी एरिया के लिए यही एक्सप्रेशन चल रहा हो, किसी भी एरिया के लिए यही एक्सप्रेशन चल रहा होगा। ये यूनिफॉर्मिटी के कारण आप ऐसा बोल पा रहे हो। फर्दर हम हमने ये कहा कि इंटीग्रेशन में जब यहां पर आप किसी भी एरिया के लिए यही एक्सप्रेशन बार बार लिखोगे तो बी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हर जगह पे सेम चल रहा है। तो अब इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स होते हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं। रूल ये कहता है फाइव बी इज इक्वल टू, जी, फाइव बी इज इक्वल टू, रूल ये कहता है अगर कोई चीज कांस्टेंट है थ्रू आउट सरफेस तो बी बाहर आ जाएगा। इवन कॉस थीटा भी शायद कांस्टेंट ही है, थीटा भी हर जगह पे सेम ही बन रहा है, तो कॉस थीटा भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में बचता है खाली डी। जो चीजें कांस्टेंट होती हैं वो इंटीग्रेशन के रूल है, वो बाहर आ जाते हैं, ये आपने बाहर ले लिया। फिर डीए का इंटीग्रेशन, आई थिंक इसको अब आप समझ सकते हो डीए का इंटीग्रेशन क्या मीनिंग होगा। छोटे छोटे एरिया पूरे सरफेस के लिए अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो आई थिंक टोटल एरिया आ जाएगा। तो छोटे छोटे एरिया इंटीग्रेट करना है फॉर द कंप्लीट सरफेस। तो टोटल फ्लक्स का आंसर विल बिकम बी कॉस थीटा इंटू टोटल एरिया, जिसको हमने ये फॉर्मूला थोड़ा रीअरेंज करके लिखा हुआ है ऐसा। अब देखो मैंने आपको करवाया क्या है, पहले मैंने आपको लिखवाया ये डायरेक्ट फॉर्मूला, ये था टोटल सरफेस का, ये था छोटे से सरफेस का, और ये है यूनिफॉर्म का आंसर बी ए कॉस थीटा।
मैंने आपको अभी फिलहाल लिंक करवाया है ये और ये एक ही चीज है इस कंडीशन में, कि मैंने यहां से कहानी शुरू करी, इस एक्सप्रेशन से कहानी शुरू करी। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये एक्सप्रेशन ऐसा नजर आएगा और इसी एक्सप्रेशन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, तो अल्टीमेटली ये आंसर आ गया। तो ये आंसर और ये आंसर सेम ही है, बस कंडीशन क्या चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। तो आपके कोर्स में ये सारी डेरिवेशन नहीं है, आपके कोर्स में जितने भी क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे थ्रू आउट योर कोर्स ऑफ चैप्टर 6, आपके कोर्स में खाली ये फॉर्मूला रखा गया है जिसपे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो प्लीज लिख लो, जहां पे आपने ये सब बातें लिखी थी, सिर्फ इतना पोर्शन आपके कोर्स का है। डेफिनेशन सारी है कि ये क्या था ये क्या था सब है, लेकिन न्यूमेरिकल खाली इस पे बनते हैं। हमारे कोर्स में न्यूमेरिकल खाली इस बात पे बनेंगे। अगर बी यूनिफॉर्म है तो आपके लिए मेन फॉर्मूला ये, लेकिन पीछे की थ्योरी भी आपको जरूर पता होनी चाहिए, कोर्स का पार्ट वो भी। न्यूमेरिकल खाली इस पर आएंगे, ठीक है। बी ए कॉस थीटा मेन फॉर्मूला होगा आपके लिए। तो इन आर कोर्स मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर न्यूमेरिकल्स इसी पोर्शन पर आएंगे, ठीक है। एक बात नोट करके लिखेंगे आप, यहां पर अगर आपने कुछ उतारना है तो पहले आप उतार लीजिए, फिर उसके बाद नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। नोट पूछिए, स्पीड बढ़ानी है और कम करनी है, ठीक है। लिखें प्लीज। इफ इन क्वेश्चन, if in question यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म about magnetic field is not mentioned, then by default then by default we assume यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट क्लियर है ये वाला। हमारे कोर्स में बाय डिफॉल्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान के ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कुछ क्वेश्चन में मेंशन होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ में नहीं मेंशन होगा। जब ना मेंशन हो तो मान लेना, ठीक है। चलिए, ये प्रैक्टिस सेट में आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, तो पूरा क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है आप सभी को। जस्ट ये लिखो, प्रैक्टिस सेट 1 चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 1। मैग्नेटिक फ्लक्स जो आज की क्लास में हम टॉपिक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तीनों टाइप के न्यूमेरिकल देखिए, छोटे छोटे वेरिएशन आएंगे, लेकिन पहले न्यूमेरिकल में ऑब्वियस सी बात है थोड़ा समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे बेस बनेगा आपका। बाकी दो में छोटे छोटे वेरिएशन और है, ठीक है। 3 टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, तो ये लिख के पहला क्वेश्चन पढ़ लो। प्रैक्टिस सेट 1 चैप्टर नंबर 6। टोटल कितने केस हैं इस क्वेश्चन में? 3 केसेस बन रहे हैं, राइट। 3 केसेस जो बन रहे हैं, अभी फिलहाल हमारा ध्यान खाली फर्स्ट केस पे होने वाला है, तो सारा फोकस अभी पहले केस पे रहेगा। जब भी कोई क्वेश्चन फ्लक्स रिलेटेड आए, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा इमेजिनेशन से सॉल्व होते हैं। इमेजिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपको। तो अभी शुरुआत है, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे इमेजिन करना होगा क्वेश्चन को। उन्होंने कहा एक रेक्टेंगुलर लूप है, तो लेट्स से एक रेक्टेंगल आपको, अभी तो मेरे हाथ में है रेक्टेंगल, पेपर के टाइम पे आपके पास नहीं होगा, तो आपको इमेजिन करना होगा एक रेक्टेंगल शेप है कोई। तो लेट्स से अभी के लिए है तो यूज कर लेते हैं इसको, कि रेक्टेंगुलर लूप है मेरे पास है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर लूप जिसका एरिया दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है, 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या मैग्नेटिक फील्ड के आगे कुछ मेंशन्ड है क्या, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? मेंशन्ड है कुछ नहीं, तो हम क्या मानेंगे बाय डिफॉल्ट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक। मैग्नेटिक फील्ड नापी जाती है टेस्ला में, तो 0.3 टेस्ला इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है।
रेक्टेंगुलर लूप का प्लेन, रेक्टेंगुलर लूप विद इट्स प्लेन। पहला पॉइंट है नॉर्मल टू द फील्ड। अभी फर्स्ट पॉइंट को ही देख रहे हैं। नॉर्मल का मतलब आई थिंक सभी जानते हैं 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल का मीनिंग, तो परपेंडिकुलर टू द फील्ड बोला है उसने। अब आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, जिस भी रूम में आप बैठे हुए होगे, पहली बात तो आप ये ध्यान रखना, ऑप्शन पे बाद में आते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना कि एक दीवार से दूसरी दीवार की तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिन करनी होंगी। तो आपने इमेजिन करना शुरू किया कि इस दीवार से इस दीवार की तरफ कुछ तीर निकल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपने इमेजिन कर ली, उसके बाद अब आपको एक रेक्टेंगुलर लूप इमेजिन करना। जो ये रेक्टेंगुलर लूप है वो बोला गया है इट इज नॉर्मल टू द फील्ड, परपेंडिकुलर टू द फील्ड है। अब दो ऑप्शन दे रहा हूं, सोचना कैसा इमेजिन करूंगा मैं लूप। क्या मेरे को ये लूप ऑप्शन वन ऐसे इमेजिन करना चाहिए, फील्ड ऐसे आ रही है, या मेरे को ये ऑप्शन टू ऐसे इमेजिन करना चाहिए कि फील्ड इसके अलोंग अलोंग जा रही है। ऑप्शन वन ऐसा इमेजिन करूं लूप, ऑप्शन टू ऐसा इमेजिन करूं लूप, मैग्नेटिक फील्ड उस दीवार से इस दीवार की तरफ ऐसे जा रही है। ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, पहले पार्ट के लिए ऑप्शन वन ये, ऑप्शन टू ये, कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है? टू, ऑप्शन वन ये, ऑप्शन वन ये था, ऑप्शन टू ये था। मैग्नेटिक फील्ड के कैसे खड़ा होना चाहिए प्लेन को? रेक्टेंगुलर लूप विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड। क्या इसका प्लेन ये है भाई? प्लेन को 90 डिग्री पर होना है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो प्लेन 90 डिग्री पे इसमें होगा ना ऑप्शन वन में। ऐसे रख दोगे तो इसका प्लेन विल बी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो रेक्टेंगुलर लूप का प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। आई थिंक ये सही तरीका है इमेजिन करने का। ठीक है, तो पर प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। चलेगा सभी को ये चीज? यस, ठीक है। पहला क्वेश्चन इमेजिन कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, अब आपने इसके लिए, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का केस है, तो फॉर्मूला तो वही है जो हम फाइनली डिराइव किया था, बी ए कॉस थीटा, वो यूज करेंगे। तो बी ए कॉस थीटा यहां पे लगाना स्टार्ट करते हैं। सुनिएगा कैसे हम यूज करेंगे। पहला पार्ट सॉल्व करने, फ्लक्स का फॉर्मूला विल बी बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दी रखी है 0.3, एरिया की वैल्यू आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर बाय 30। आप बताओगे ये मैं क्या कर रहा हूं, ये 100 के फैक्टर क्यों आ रहे हैं? मीटर में कन्वर्जन चल रहा है, सही है। तो एरिया ये बन गया लूप का हमारा। कॉस थीटा में, थीटा पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहां पे हमें हो सकता है 2-3 मिनट लगे कि थीटा कैसा लेना होता है, वो थोड़ा आपको समझना होगा। थीटा कैसे लोगे अब आप वो देखिए। ये जो रेक्टेंगुलर लूप मेरे पास मौजूद है, इस रेक्टेंगुलर लूप पे कितने फेसेस हैं इसके पास? एक फेस है या दो फेस हैं इसके पास? दो फेस। रेक्टेंगुलर लूप का क्वेश्चन है, इसके बाद दो फेस होते हैं। अगर आप ये वाला फेस कंसीडर करो, ये वाला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसे जा रही है, अगर आप ये वाला फेस कंसीडर करोगे तो शायद एरिया वेक्टर इधर जाएगा। गिवन एरिया का परपेंडिकुलर लेना था बाहर की तरफ, ये था एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा बाहर की तरफ, तो एरिया वेक्टर इधर जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है। ये वाले फेस को अगर किसी बच्चे ने चूज किया तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। यहां पे लगेगा cos 0, और cos 0 का वैल्यू जानते हैं कितनी होती है? +1। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर पॉजिटिव कुछ आ जाएगा। लेकिन देर इज वन मोर फेस विच इज पॉसिबल, वो भी सुन लो आप। क्या ये वाला फेस अगर आप कंसीडर कीजिएगा, ये वाला फेस, किसी बच्चे ने ये फेस ले लिया, गलत वो भी नहीं है। ये वाला फेस सोचा, इसका एरिया वेक्टर आई थिंक इधर जा रहा होगा, परपेंडिकुलर इसका बाहर, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो इधर जा रही है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा 180 बनेगा। cos 180 की वैल्यू पता है आपको क्या होती है? -1 होती है। अगर ये पता है बहुत अच्छे, नहीं पता तो लिख लेना, cos 180 बार बार यूज हो सकता है इस चैप्टर में। तो cos 180 की वैल्यू होती है -1। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ये फेस लिया तो वो cos 180 डालेगा और इसको सॉल्व करेगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा। हमारे कोर्स में एक बाय डिफॉल्ट एक कंडीशन को प्रेफर किया गया है, अगर आपके पास किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में दो फेसेस मौजूद हों तो उस फेस को प्रेफर करना जिसका आंसर पॉजिटिव आ। मार्किंग स्कीम में जब आपका फाइनल पेपर चेक होगा तो उनके पास जो आंसर मौजूद होंगे वो हो सकता है दोनों आंसर मौजूद ना हो।
तो वो आंसर, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये बात करी है कि उन्होंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बाय डिफॉल्ट उस फेस को ध्यान में रख के सॉल्व किए हैं जिसके लिए आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो cos 180 को प्लीज अवॉइड करेंगे सर। जैसे ही आपको पता चले cos 180 आंसर आ रहा है, एक जीरो है एक 180 पॉसिबल है, cos जीरो पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है, गो फॉर cos जीरो। सेम बात को कहने का देयर इज वन मोर वे, सुनते रहना इस बात को भी आप, ठीक है। एक और बात इसी बात को कहने का कि कौन सा फेस चूज करना है, ये एक और तरीका भी होता है हमारे कोर्स के हिसाब से जज करने का, वो बता देता हूं। अगर मैं ये वाले फेस को देखूंगा ना, इस साइड वाले फेस को, तो ये वाले फेस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पे ऐसा महसूस होगा जैसे एंटर कर रही है, एंटर। तो एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं, तो इसको नाम दे रहे हैं हम इनवर्ड फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब फ्लो होता है, तो इस फेस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो इनवर्ड्स है, अंदर घुस रही है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इस वाले फेस को देखोगे, यहां से देखोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही होंगी। तो इस वाले फेस के लिए हम फ्लक्स को आउटवर्ड्स बोल रहे हैं, लेट्स से। आपको वो वाला फेस प्रेफर करना है अपने कोर्स में जिस पर फ्लक्स आउटवर्ड्स है, क्योंकि जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा, जब आप उस फेस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अपने आप आंसर पॉजिटिव आ रहे होंगे। आउटवर्ड फ्लक्स जो भी फेस का बन रहा होगा, एक ही बात है दोनों, कि आंसर पॉजिटिव चाहिए, इसको प्रेफरेंस दी गई है, या फिर आउटवर्ड फ्लक्स को प्रेफरेंस दी गई है। दोनों एक ही साथ दोनों बातें चल रही होती हैं। तो आप, लेकिन आउटवर्ड फ्लक्स से ना जल्दी समझ में आता है कौन सा फेस कंसिडर करना है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए जिसमें दो फेसेस हो, जिसमें आपको आउटवर्ड फ्लक्स और इनवर्ड फ्लक्स का चक्कर पड़ रहा हो, प्लीज वो वाला फेस कंसिडर करना जिस पर आउटवर्ड फ्लक्स बन रहा होगा। चलेगा? यस। तो cos जीरो के साथ आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर सॉल्व कर लिया बताओगे क्या आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है? 1.8, 1.8 इंटू 10⁻²। हाँ, वेरी गुड, ऐसा यूनिट भी बोलनी है। एक होती है वेबर और दूसरी टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन पे जाएं, तो सॉल्यूशन पे वैसे तो दो फेस पॉसिबल थे, लेकिन चेक करो, बी ए कॉस थीटा में थीटा को cos जीरो लेके सॉल्व किया है, पहला पार्ट 180 लेके सॉल्व नहीं किया। तो जिस फेस पे आउटवर्ड फ्लक्स बन रहा था, उस फेस को प्रेफरेंस देके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते। ठीक है ना? तो जब भी दो फेस की चॉइस हो, आउटवर्ड फ्लक्स वाले को प्रेफर करना। तो ये आंसर आ रहा है 1.8 इंटू 10⁻²। वेबर। चलेगा? और क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे आपको देखो स्ट्रेंथ बनेगी ये टॉपिक। चलो सेकंड पार्ट पर आते हैं भाई। सेकंड पार्ट भी मेरे को सॉल्व करवाना पड़ेगा, एक बार पढ़ लो दोबारा से। सेकंड पार्ट क्या है? इंक्लाइन 30 डिग्री टू द फील्ड। इसको समझने की कोशिश करना। अब क्या अगर मैग्नेटिक फील्ड इस दीवार से इस दीवार की तरफ ऐसे जा रही है, इमेजिन करने पड़ते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी एक दीवार से दूसरी दीवार की तरफ जा रही होगी जिस रूम में आप बैठे हो, तो इस दीवार से इस दीवार की तरफ जा रही है, ऐसा हमने इमेजिन किया। ये पेन मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले रहा हूं, लेट से इधर। ठीक है, और ये मेरी एक शीट है, रेक्टेंगुलर लूप, जिसके लिए लिखा गया है इट इज इंक्लाइन 30 डिग्री टू द फील्ड। आई थिंक कुछ ऐसी बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये जो प्लेन मुझे इमेजिन करना है ये ऐसे है टेढ़ा, ये बीच का एंगल 30 डिग्री बन रहा होगा, ये वाला। चलेगा? ठीक है, तो ये प्लेन को मैं 2 मिनट साइड करता हूं। तो यहां पर वो प्लेन है, अब इमेजिन ही पूरी तरीके से कर रहे हैं, पेन तो आपके हाथ में भी होगा जब आप पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे इमेजिन होगा एक प्लेन। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे बी ए कॉस थीटा। सेकेंड पार्ट के लिए बी ए कॉस थीटा लगवाता हूं आपको, ध्यान से देखना कैसे लगने वाला है फॉर्मूला। सेकेंड पार्ट के लिए फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। चलो करते हैं सॉल्व। बी की वैल्यू बताओगे? 0.3, ये तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 0.3। एरिया अगर मैं ऐसा लिखूं तो शायद किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लूप का एरिया ये है, मीटर मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कॉस थीटा में थीटा लेना होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। वापस आते हैं फिगर पे, ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है मेरा प्लेन, ये है 30 डिग्री का एंगल प्लेन का मैग्नेटिक फील्ड के साथ। बट मेरे को प्लेन का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल नहीं चाहिए भाई, प्लेन का एरिया वेक्टर आई थिंक इधर जा रहा होगा कहीं 90 डिग्री पे। अच्छा एक और बात, क्या ये जो प्लेन होगा इसके दो फेस होंगे?
ये जो प्लेन होगा टेढ़ा पड़ा हुआ है ना मैग्नेटिक फील्ड से, इसके दो फेस होंगे, एक इधर और एक इधर। क्या मैग्नेटिक फील्ड इस फेस पे घुस रही है अंदर? इसका एरिया वेक्टर नहीं सोचना, इस पे तो घुस रही है मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड फ्लक्स चल रहे हैं यहाँ पे। ध्यान से सुनते रहना, आप धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनोगे इन टॉपिक में। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही होगी, इसका एरिया वेक्टर लेना। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा इस वाले फेस का? आई थिंक परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ नीचे जा रहा होगा। तो अब आप इमेजिन करो, यहां पर एक प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये प्लेन है। इस प्लेन के दो फेस होंगे, इधर से टच होगा, एक इधर से टच होगा। इधर से टच वाला नहीं चाहिए, इधर से टच वाला चाहिए मुझे। तो ये जो प्लेन है, ये इसके साथ 30 डिग्री पर है। इधर वाला जो सरफेस होगा, उसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा, प्लेन से 90 डिग्री पे। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ये एंगल बता पाओगे कितना बन रहा है? 60 डिग्री बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, प्लेन इधर जा रहा है, प्लेन का एरिया वेक्टर इधर जा रहा होगा, प्लेन से 90 डिग्री पे। लेकिन प्लेन से 30 डिग्री पे फील्ड है, इससे और 60 डिग्री पे एरिया वेक्टर होगा, तभी 90 बनेगा टोटल। समझ गए हो? तो इसीलिए इस फॉर्मूले में cos 60 लगता है। स्टिल अगर आपको ये इमेजिनेशन ना बन रही हो, वो नजर आ रहा है कईयों को बन गई है, ना बन रही हो, प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन। क्लास के एंड पे फिर दोबारा से डिस्कशन कर लेंगे इस क्वेश्चन पे। लेकिन अभी के लिए cos 60 लेके आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। cos 60 आपको यहां पे लेना पड़ेगा, ठीक है? इमेजिनेशन इसलिए जरूरी होती है क्योंकि अगर कोई बच्चा खाली फॉर्मूला रट के चला जाए, बी ए कॉस थीटा खाली फॉर्मूला रट लिया उसने, और यहां पे उसको नजर आ रहा है 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री वो डायरेक्ट पुट करेगा यहाँ पे कि बी ए कॉस थीटा फॉर्मूला होता है, बी ये रहा, एरिया ये रहा, 30 डिग्री दिया था, 30 डाल दिया, मिलेगा तो जीरो ही आंसर में। मार्क्स तो जीरो ही मिल जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये क्वेश्चन जिस सेंस में होना चाहिए यूज, ये फॉर्मूला जिस सेंस में यूज होना चाहिए, यहाँ थीटा 30 नहीं, क्या लगेगा? 60 डिग्री लग रहा हूं। इमेजिनेशन इसलिए जरूरी है ऐसे क्वेश्चन में। फ्लक्स के क्वेश्चन सिर्फ इमेजिनेशन से सॉल्व होंगे। फाइन, स्टिल अगर प्रॉब्लम हो प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन, क्लास के बाद वापस आ जाएंगे इस पे। आते हैं थर्ड पार्ट पर, आते हैं, चलिए थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे अब हम। थर्ड पार्ट में पैरेलल वगैरह रिलेटेड कुछ बात की जा रही है, पैरेलल टू द फील्ड। चलो मैं फिर से आपको ऑप्शन देता हूं। प्लेन को पैरेलल टू द फील्ड इमेजिन करना, ऐसे इमेजिन करूं प्लेन को, ऑप्शन वन, या ऐसे इमेजिन करूं मैग्नेटिक फील्ड वही उस दीवार से इस दीवार की तरफ जा रही है, ऑप्शन वन। ऑप्शन टू, ऑप्शन टू, क्या इसमें प्लेन पैरेलल टू द फील्ड हो चुका है? ठीक है? अगर आप ये फिगर इमेजिन कर गए ना, तो अब आपको ये महसूस होगा एक भी फेस ऐसा नहीं है जिसमें से आउटवर्ड फ्लक्स हो रहा हो। सारी लाइंस का फ्लो इस सरफेस में से नहीं हो रहा है, सरफेस से पैरेलल पैरेलल हो रहा है। अब अभी तक क्या होता था, प्लेन ऐसे पड़ा होता था तो किसी एक फेस पे इनवर्ड फ्लक्स, किसी एक पे आउटवर्ड फ्लक्स होता था, तो आप चूज कर लेते थे आउटवर्ड फ्लक्स वाला। अब ऐसी सिचुएशन हो गई ना पैरेलल वाली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलोंग अलोंग निकल रही है, आगे से भी पीछे से भी, तो किसी भी फेस से बाहर नहीं निकल रही है लाइन, अलोंग अलोंग जा रही है। तो अब आउटवर्ड फ्लक्स किसी से भी नहीं बन पा रहा ना, कोई भी फेस अब आप चूज कर सकते हो। दोनों में से दो फेस है ना, कोई भी चूज कर लेना। लेट्स से किसी बच्चे ने आगे वाला फेस चूज करके सोच के जवाब देने की कोशिश करी, तो उसका एरिया वेक्टर आई थिंक इधर जाएगा, इसका परपेंडिकुलर इधर एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो आप फॉर्मूला क्या डालोगे थर्ड केस का? बी ए कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा बी ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो ये आंसर जीरो आ गया। सोचिए किसी बच्चे ने पीछे वाला फेस देखा होता, इमेजिन किया होता, जो आपको नजर नहीं आ रहा होगा अभी, आपको तो ये वाला फेस नजर आ रहा है, पीछे वाला। आई थिंक वो बच्चा एरिया वेक्टर पीछे सोच रहा होगा, इसका पर एरिया वेक्टर तो पीछे की तरफ बनेगा परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अगेन 90 डिग्री बनेगा, तो आप पीछे वाला फेस सोच के भी बी ए कॉस थीटा लगाओगे, यू विल गेट सेम आंसर। तो अगर किसी सिचुएशन को इमेजिन करने पे आउटवर्ड फ्लक्स ना बने, यू कैन टेक ईदर ऑफ द एरिया, सेम आंसर आएंगे। लेकिन अगर किसी सिचुएशन को इमेजिन करने पर फर्स्ट सेकंड में आउटवर्ड फ्लक्स बन रहा हो, प्रेफर दैट एरिया। सॉल्यूशन हमेशा आउटवर्ड फ्लक्स वाले फेस को देख के ही दिया जाता है। चलेगा, सारी बातें क्लियर हो रही हैं? सब बातों का ध्यान रखना होता है पेपर में। तो ये बन जाएगा फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस 90। अब आंसर जीरो आ रहा है, ये तो फॉर्मूला बोल रहा है जीरो। आई थिंक बिना फॉर्मूले के भी आप ये आंसर जीरो शायद दे सकते थे। अगर आपको फिगर इमेजिन हो गई थी पैरेलल टू द फील्ड,
तो शायद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो तो हो ही नहीं रहा ना, इसके थ्रू थोड़ी ना हो रहा है, इसके पैरेलल जा रही है लाइंस। ऐसे रखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो इसके थ्रू होगा इस एरिया में से, ऐसे रखूंगा तो, जो कि पहला केस था। तो पहले केस पे जब ये फॉर्मूला लगा बी ए कॉस थीटा तो कुछ आंसर आया, लेकिन थर्ड केस पे जब ये फॉर्मूला लगा तो इस फॉर्मूले ने आंसर जीरो दिया। वो तो मैं बिना फॉर्मूले के भी सोच के बोल सकता था शायद जीरो वाली कंडीशन। तो अब हमें ये बात का एहसास हुआ कि बी ए कॉस थीटा ये जो फॉर्मूला है, ये शुरुआत हुई इसकी इस फॉर्मूले से, इसकी शुरुआत हुई इस फॉर्मूले से, क्योंकि ये बिल्कुल ठीक तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। तो गॉस ने ये जो बेसिक फॉर्मूला दिया, कैसे सोच के दिया वो हमें नहीं पता, लेकिन अब हमें इस फॉर्मूले पे, इस पूरी थ्योरी पे ट्रस्ट होना शुरू हो गया कि अगर ये फॉर्मूला इस कंडीशन में लगाए, मैग्नेटिक फील्ड जब पैरेलल होती है तो जीरो आंसर आता है लॉजिकली, फॉर्मूला भी जीरो दे रहा है। ऐसे खड़ा करूंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स का कुछ आंसर आना चाहिए, ये फॉर्मूला आंसर दे देता है। तो ये फॉर्मूला सिचुएशन को ठीक से टैकल कर लेता है, तो हमें पूरी थ्योरी पे थोड़ा थोड़ा भरोसा होना शुरू हो जाता है कि सही ही चल रही है कहानी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो ही बता रहे हैं फॉर्मूला। चलेगा? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो, टोटल तीन वैरायटी मैंने बताई थी आपको, छोटी छोटी वेरिएशंस और है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, अभी मत करना प्लीज। प्रैक्टिस सेट 1, पेज नंबर 2। ठीक है, एक बारी क्वेश्चन रीड कर लो आप। इसमें बस छोटा सा वेरिएशन है, जस्ट वो वेरिएशन बस मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं उस वेरिएशन पे। पढ़ लो पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये बता दो, इसमें कोई रेक्टेंगुलर कॉइल आपको मानना है, कॉइल मतलब लूप, क्लोज पाथ होता है कॉइल। तो रेक्टेंगुलर लूप आपने लिया। ऑप्शन 1 ऐसे खड़ा करूं, वही मैग्नेटिक फील्ड उस दीवार से इस दीवार की तरफ ऐसे ही सोचनी है, राइट? तो ऑप्शन नंबर 1 ऐसे खड़ा करूं मैग्नेटिक फील्ड, या ऑप्शन नंबर 2 ऐसे खड़ा करूं मैग्नेटिक फील्ड। इस क्वेश्चन के लिए सोचो, ऐसे 1 और ऐसे 2। ऑप्शन 1 ऐसे, अगर ऐसे खड़ा करेंगे तो आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड इसको 90 डिग्री पे हिट करेगी, लिखा है ना, रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यही है राइट एंगल। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में, ठीक है, इमेजिन हो गया कैसे खड़ा करना है। अब आप बी ए कॉस थीटा अपने आप लगाना, कहां आउटवर्ड फ्लक्स बनेगा, कहां इनवर्ड बनेगा। आउटवर्ड फ्लक्स को ध्यान देते हुए, वैसे तो मैं हिंट देते चल रहा हूं, आउटवर्ड फ्लक्स को ध्यान देते हुए, इस फेज का ध्यान देते हुए फॉर्मूला लग रहा होगा। लेकिन अब हमारे पास यहां पर एक जो छोटा सा वेरिएशन था ना, वो यहां पर है मेन। ये वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या कहानी है वो और सुन लो आप। एक्चुअल में हमने एक ऐसा यूनिट लिखी थी, वेबर। हाँ, दूसरी ऐसा यूनिट से रिलेट हुआ है। वेबर का एक और नाम भी था, क्या था? टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो क्या किया गया, मीटर स्क्वायर को अगर नीचे भेज दोगे तो ये बन जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू टेस्ला। तो इससे पीछे वाले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में नापा गया था। कभी कभी टेस्ला ना देके अजीब सी यूनिट दे देंगे, वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर बेसिकली टेस्ला ही होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। दिस इज बी की वैल्यू। जब आप बी ए कॉस थीटा फॉर्मूला लगाओगे तो ये छोटा सा वेरिएशन है, यूनिट्स के साथ खेल खेल लेंगे। ठीक है, तो टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर एक ही बात होती है, तो ये नोट करके लिख लो। क्वेश्चन तो आप बाद में होमवर्क सॉल्व करना। तो मैग्नेटिक फील्ड कैन ईदर बी गिवन इन टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये नोट करके लिख लो इस बात को आप। और इसके बाद थर्ड वेराइटी का क्वेश्चन, आखिरी वेराइटी का क्वेश्चन क्या आता है, इसको पढ़ेंगे आप। प्रैक्टिस सेट 1 चैप्टर 6 पेज नंबर 3 का क्वेश्चन। ये भी तो सॉल्व नहीं करना, जस्ट पढ़ना है। मेरे को इसके बारे में भी एक इंपॉर्टेंट नोट लिखवाना है आपको। ठीक है, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट लिखवाना है इस टॉपिक में। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने? कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स मेंशन आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ टर्न्स वाले क्वेश्चन को कैसे डील करना होता है वो समझा दूं आपको। यहां पर लेट से
लेट्स से मेरे पास एक वायर है जिसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, एक दो तीन चार, बहुत सारे टर्न्स हैं, ठीक है। अब अगर आपको बहुत सारे टर्न्स दिए हुए हो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म कुछ मेंशन्ड है क्या इस बारी? मेंशन्ड है। ना भी होता तो भी क्या फर्क पड़ रहा है ही सारे यूनिफॉर्म में, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मेंशन्ड है, अच्छी बात है। लेकिन अब हमने क्या किया, 600 टर्न्स की बात कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे टर्न्स है किसी कॉइल में हमारे। अब हमने इस कॉइल को पकड़ा, सिर्फ एक टर्न को फोकस किया, सिर्फ एक टर्न को ध्यान दे रहे हैं, बाकी को हटा लेते। बाकी को हटा लिया, सिर्फ एक टर्न पे फोकस है मेरा। अगर ये एक टर्न को मैं ध्यान से देखूं तो इसके दो फेस बनेंगे, एक इधर वाला एक इधर वाला। फिर दोबारा आप ये सोचोगे यार मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, इस वाले फेस में इनवर्ड फ्लक्स, इस वाले फेस से आउटवर्ड फ्लक्स, इस वाले फेस के लिए कैलकुलेशन की जाएंगी बी ए कॉस थीटा करके। अभी मैं क्वेश्चन में पूरी तरीके से नहीं आ रहा हूं, अभी मैं नंबर ऑफ टर्न्स की बात समझाना चाह रहा हूं। जब आप पहले लूप के लिए फॉर्मूला यूज करोगे बी ए कॉस थीटा, लेट्स से आपने इस फेस को ध्यान में रखते हुए बी ए कॉस थीटा फॉर्मूला लगाया। अब इसको हटाओ, ये वाले लूप को साइड करते हैं, सेकंड लूप की बारी आएगी। ये वाला लूप साइड कर दिया, सेकंड लूप सोचो, अब सेकंड लूप खड़ा हो। क्या सेकंड लूप को भी सेम मैग्नेटिक फील्ड महसूस होने वाली? यूनिफॉर्मिटी है, पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म है, तो सेकंड लूप भी सेम एरिया का अगर होगा तो उसको भी सेम मैग्नेटिक फील्ड का एहसास होगा। इसको भी यही लगेगा, इस साइड इनवर्ड फ्लक्स, इस साइड से आउटवर्ड फ्लक्स। तो क्या जो सेकंड वाला लूप है इसके लिए भी यही वाला फेस देखोगे तो बी ए कॉस थीटा सेम वे में काम करेगा। सेम कहानी सेकंड को भी छुपा लो, अब थर्ड लूप उठा लो, इसके लिए भी सेम कहानी। जब सारे लूप एक साथ खड़े हुए होंगे तो क्या हर एक के लिए बी ए कॉस थीटा सेम वे में काम कर रहा होगा? सबका आंसर सेम आ रहा होगा। तो पहले वाला लूप बोलेगा मेरे से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो हुआ बी ए कॉस थीटा का हुआ। सेकेंड लूप बोलेगा मुझ में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो हुआ बी ए कॉस थीटा हुआ। आउटवर्ड फ्लक्स वाला फेस देख रहे हो आप सभी का। तीसरा वाला भी बोलेगा मुझसे भी बी ए कॉस थीटा फ्लक्स जा रहा है। सारा पूरा गुच्छा एक साथ जब खड़ा हुआ होगा तो ये पूरा गुच्छा बोलेगा हर टर्न के लिए बी ए कॉस थीटा फ्लक्स जा रहा था। तो अकॉर्डिंग टू गॉस अगर एन टर्न्स होते हैं किसी कॉइल के अंदर तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये यूज होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला ये यूज होता है। ये आया कहां से है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको? अभी तक आप खाली एक टर्न की बात किया करते थे तो एन नजर नहीं आ रहा था, छुपा लिया मैंने एन को। तो बी ए कॉस थीटा फॉर्मूला पढ़ रहे थे आप, लेकिन अब बी ए कॉस थीटा हर टर्न पे लग रहा होगा भाई। और एन टर्न्स है, यूनिफॉर्मिटी का केस है, तो पूरे गुच्छे के लिए एन टाइम्स बी ए कॉस थीटा। तो फॉर्मूला बन गया एन बी ए कॉस थीटा। तो जहां आपने ये सब लिखा हुआ है अपनी कॉपी में, ये सब बातें लिखी थी मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड, जहां ऐसा यूनिट पे कहानी छोड़ी थी, इसके नीचे एक छोटा सा नोट डालो। लिखो, एक छोटू सा नोट लिखो। ये एनबीए कॉस थीटा समझ में आ रहा है सभी को? गॉस ने कैसे डिफाइन किया है? हर एक के लिए बी ए कॉस थीटा है, तो टोटल गुच्छे में से टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एन टाइम्स बी ए कॉस थीटा हो जाएगी। तो लिखो नोट, इफ इन अ क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्न्स आर गिवन, if in a question number of turns are given, then magnetic flux phi b is equal to nba cos theta। ठीक है, आज की क्लास में हमारा मेन एम था मैग्नेटिक फ्लक्स को सीखना। ये हमने तीन टाइप के उसके क्वेश्चन सीखने थे, वो सीखे। अगली क्लास के लिए मेरे को कुछ बेस बनाना है, अगली क्लास क्या होने वाली है उसका बेस वो सुनेंगे, ताकि आज की क्लास थोड़ा सा लिंक करूंगा, थोड़ा सा अगली क्लास की इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। ठीक है, ये सुनना ध्यान से आप, अगली क्लास इन्हीं पॉइंट्स पे डिपेंडेंट होगी। हुआ क्या, आज की क्लास की शुरुआत मैंने इस बात से करी थी कि चैप्टर का नाम समझाने की कोशिश करी थी कि फैराडे नाम का एक बंदा था, उसके दिमाग में आया मैग्नेटिक फील्ड से क्या करंट डेवलप हो सकता है कि नहीं, ये सब बातें चल रही थी। अब अगली क्लास में क्या होगा, अगली क्लास में होगा कुछ ये कि आपको, ये तो न्यूमेरिकल आपने देख लिया अभी, यहां पर देखोगे आप, फैराडे ने इस बात को प्रूव करने के लिए अपनी कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट डेवलप होता है कि नहीं, तो फैराडे ने इन टोटल तीन एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तीन एक्सपेरिमेंट जो इसने किए थे फैराडे ने,
एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी का ही टेक्स्ट है, अगली बारी मैं आपको समझा रहा हूँ इसके बारे में बहुत सारी बातें, अभी के लिए थोड़ी बहुत बात बताने लगा हूं। एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1 करके एनसीईआरटी ने पहले एक्सपेरिमेंट को नाम दे दिया कि चैप्टर 6 चल रहा था तो पहले एक्सपेरिमेंट का नाम दे दिया उन्होंने 6.1। इससे रिलेटेड हम कुछ बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ पॉइंट्स हैं, पढ़ेंगे इनको हम नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट नंबर 6.2 आएगा और फिर एक एक्सपेरिमेंट नंबर 6.3 आएगा। टोटल कितने एक्सपेरिमेंट किए हैं फैराडे ने? तीन। तीन एक्सपेरिमेंट से उसने अपनी कोई बात रखी फिर सामने। अभी फिलहाल एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की छोटी सी झलक हमें लेनी है, जिसको हम अगली क्लास में और डिटेल में ध्यान दे रहे होंगे। यहां पर एक फिगर बनी हुई है एनसीईआरटी में, फिगर नंबर 6.1, जिसमें इन्होंने क्या किया, यहां पे दिखा रखी है कॉइल C1, एक तार है जो घूमी हुई है, ठीक है ना, टर्न्स है हमारी सर्कुलर टर्न्स, इसको वो बोल रहे हैं कॉइल नंबर 1। ठीक है, यहां पर एक मैग्नेट दिखा रखा है, ये कुछ ब्लू कलर की लाइंस दिखा रखी हैं इस फिगर में। ये ट्राई करोगे क्या लाइंस हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, गुड, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ब्लू वाली। ये एरो दिखाओ, बताओगे, ट्राई करोगे ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक कलर का? डायरेक्शन किस चीज की? टॉपिक पढ़ सकते हो, नीचे कुछ लिखा है, शायद ये एरो बता पाओ क्या बता रहा है। थोड़ा थोड़ा सीखना है, अगली क्लास के लिए 5 मिनट लूंगा, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। एरो क्या शो कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन को। यहां पे लिखा हुआ है ना, व्हेन द बार मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड्स द कॉइल, ये बार मैग्नेट को आपने कॉइल की तरफ पुश किया है, तो ये एरो शो कर रहा है इस फिगर में डायरेक्शन ऑफ मोशन को, कि ये मैग्नेट इस तरफ मूव कर रहा है। ओके, यहां पर एक जी लिखा हुआ है और यहां पे डिवाइस सा बना हुआ है, सर्कल में पॉइंटर करके दिखा रखा है। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट में अगर करंट दौड़ जाए तो करंट को डिटेक्ट कर लेता। ठीक है, ये जो फिगर है, इससे रिलेटेड एक छोटी सी बात हमें जो यहां पे लिखनी है, वो मेरे साथ लिखोगे। अब आप लिखो एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1, ऐसे करके लिखो आप भी। कॉइल बना लो, एक गैल्वेनोमीटर बना दो, और यहां पे मैग्नेट बना दो। जल्दी से पहले आप इतना काम कर लो और इसका मोशन भी दिखा दो, फिर मैं मेन पॉइंट पे लेकर आ रहा हूं आपको। हाँ, सो मैं कुछ पूछ रहा हूं, आप प्लीज बताओ। सर वो एनबीए cos थीटा वाले में एन नंबर ऑफ टर्न्स वाला एन ही है ना? यस, एन नंबर ऑफ टर्न्स वाला है, बिल्कुल। और इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बना दो, ताकि आज की क्लास जो हमने पढ़ी है ना, वो अगली क्लास का बेस जो बनने वाली है, वो मैं लिंकिंग जरा आपको सिखा दूं एक बार। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दिखा दो। बन गया इतनी चीज? यस। अब देखो फैराडे का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था क्या। फैराडे का एक्सपेरिमेंट नंबर 1 बेसिकली ये कहानी थी कि उस बंदे ने एक मैग्नेट लिया, ये कॉइल ली, और इस बंदे ने क्या किया, इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ चला दिया। जब ये कॉइल की तरफ मैग्नेट चलेगा तो चेक करो आप इस बात को, क्या इस कॉइल के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या है, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू फ्लो कर रही हैं अभी, जब ये मैग्नेट मूव करेगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है कि नहीं चेंज हो रही? हो रही है चेंज। क्या पहले खाली 2 लाइन जा रही थी ना जब ये दूर था, लेकिन जब ये पास आएगा तो लेट से अब 4 लाइनें जाती हुई नजर आएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो बदल रहा है। गॉस ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फ्लो के लिए एक नाम दिया था, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या हम कह सकते हैं जब आप मैग्नेट को मूव कर रहे हो तो इस कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो फ्लो है वो बदल रहा है? बिल्कुल कह सकते हैं। फेराडे ने बहुत सारी चीजें नोटिस करी थी, मैं अभी खाली एक बात बस बता के आज की क्लास ओवर करना चाह रहा हूं, वो ये, उसने ये नोटिस किया था कि उसने जब मैग्नेट को रोक के रखा हुआ था, मैग्नेट जब रुकी हुई थी, तो उसने ये पाया गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। तो उसने ये कहा कि मैग्नेट जब रुका हुआ है
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो तो कर रही हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो मौजूद है, चेंज नहीं हो रहा मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स इस समय पे है तो सही, लेकिन गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं देखा जा रहा। लेकिन जैसे ही उसने मैग्नेट को मूव किया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। एक्सपेरिमेंट था उसका ये, कि उसने जैसे ही इसको मूव किया, मूव करते ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। अब जैसे ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, तो बंदे ने एक बात बोली, वो कहता है जब जब इस कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाता है, तब तब इस सर्किट में करंट बनता है। करंट बनने की कंडीशन बता रहा हूं। उसने पहले एक्सपेरिमेंट में यह पाया कि जब मैग्नेट, इस मैग्नेट को रोक के रखा, तो करंट देखा नहीं गया था, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रही थी। लेकिन जब मैग्नेट को मूव किया, तो करंट देखा गया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रही थी। तो फेराडे ने क्या बोला, कहता है जब हमने इस मैग्नेट को रोक के रखा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो तो है इस समय पे, लेकिन बदलाव नहीं हो रहा है उसमें। तो ये कॉइल अपने अंदर करंट डेवलप तब करता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो चेंज होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। ये बात अगर आप तक पहुंच गई है तो मेरे को बताओ इस चीज को आप। मैग्नेट अगर रुका हुआ होगा अपनी जगह पे, तो करंट देखा गया था कि नहीं देखा गया था? नहीं देखा गया था, वेरी गुड। लेकिन जब मैग्नेट रुका हुआ है, तो इस कॉइल के साथ कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है, वेरी गुड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लो जीरो नहीं है, हो रहा है, लेकिन करंट जीरो है। अच्छा, मैग्नेट को मूव करेंगे तो इस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। जब चेंज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो करंट नोटिस किया, तो करंट नोटिस किया गया। तो फैराडे ने क्या बात बोली थी, वो स्टेटमेंट एक छोटी सी लिख के आज की क्लास को ओवर करेंगे। ये स्टेटमेंट लिखे हम आप। स्टेटमेंट आप लिखिए ये, मत लिखना प्लीज, फैराडे लॉ मत लिखना, क्योंकि लॉ आपको एज इट इज लिखना होगा। अभी के लिए मैं कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, सिर्फ इतनी बात लिखो अभी के लिए आप। देयर इंड्यूसेस, ये सब काट रहे हैं हम। हेडिंग लॉ मत डालना प्लीज अभी के लिए। जो आपने अभी वो फिगर बनाई है उसके साथ ये चीज लिखो, इंड्यूसेस के बाद करंट। अभी के लिए इतना लिख सकते हो आप, इसको भी हटा। चेक करो, पहले पढ़ लो स्टेटमेंट, पढ़ के लिखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लिखो अकॉर्डिंग टू फैराडे। क्या अगर मैं इंड्यूसेस के बाद करंट लिखूं, क्या ये भाषा आपको समझ में आ रही है? वो फिगर, एक्सपेरिमेंट 6.1 की फिगर दिमाग में रखना और ये लाइन पढ़ लो, आएगा। इतना बात समझ में आ रही है? यस, अब लिख सकते हो। चलेगा, लिख लिया है हमने। 1 मिनट है आपके पास, और कोई सीरियल वीरियल कोई इंपॉर्टेंट आना हो इसके बाद, ले सकता हूँ 1 मिनट आपका और। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट की बात फिर और सुन लो। करंट तक लिख लिया हमने, इंड्यूसेस करंट, यस, इतना थोड़ा बहुत समझ में आता है कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो हमारे पास करंट पैदा होता है, जब चेंज होता है। चेंज वर्ड इंपॉर्टेंट। ठीक, तो हुआ क्या, इससे पहले फैराडे ने जब ये एक्सपेरिमेंट नहीं जब तक परफॉर्म किया था, तो होता क्या था कि अगर किसी भी सर्किट में करंट को डेवलप करना होता था, तो हमें ये आइडिया था कि इस सर्किट में ना आप सेल लगाओगे। दुनिया को इतना पता था कि अगर सर्किट में सेल लगा हुआ है और ये पूरी तारे, पूरा लूप कंप्लीट है, तो करंट आ जाएगा। सेल के थ्रू करंट डेवलप होता था, ऐसा दुनिया को पता था फैराडे के इस एक्सपेरिमेंट से पहले। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जब हुआ, तो क्या ऐसी घटना घटी या क्या सिचुएशन देखी गई, करंट, चेक करो, इस सर्किट में सेल है या बिना सेल के ही करंट दिख रहा है? बिना सेल के ही करंट दिख रहा है। कितना बड़ा, आप एज अ साइंटिस्ट अगर समझो इस चीज को, कि कितना उसको ऐसा लगा होगा कि यार पूरी दुनिया को करंट तब दिखता था जब यहां पे सर्किट में सेल लगा होता था। बिना सेल के करंट डेवलप करवा दिया मैंने।
वो साइंटिस्ट को क्या इमोशंस आए होंगे उसके, कुछ कुछ आपको नहीं आ रहे होंगे, लेकिन उसको सोचो ना कि जिसको ये आदत है कि करंट तो भाई तब बनता है जब सर्किट में कहीं सेल लगा होता है, ये तो बिना सेल के करंट डेवलप हो रहा है। तो बिना सेल के जब सर्किट में करंट डेवलप पहली बार हुआ, तो फैराडे ने इस चीज की शुरुआत करी। ये जितनी भी बिजली हमारे घर में आ रही है, पूरे शहर जितने भी जगमगा रहे हैं, सब जगह पे जितना भी करंट डेवलप होता है, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड आती है। ये क्लास का, इस चैप्टर का एंड पॉइंट है। एसी जनरेटर करके एक टॉपिक है कि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो कहां से डेवलप होती है। तो अब आप सोचो ना, अगर हमारे घरों के लिए भी सेल चाहिए होते, तो वो सेल कितने सारे बनाने पड़ते हैं हमें। इसने एक ऐसी चीज थ्योरी दे दी कि मैग्नेटिक फील्ड से, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड कोई टॉपिक है, तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट डेवलप हो रहा है। तो आज की क्लास की शुरुआत और एंड अब लिंक होगा आपको, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज से बंदे ने करंट डेवलप करवाने की एक सक्सेस स्टोरी आप पढ़ के जा रहे हैं। ठीक है, और इस चैप्टर के एंड पे हमारे घरों में सप्लाई कैसे आती है, उस टॉपिक पे एंड करेंगे हम, कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट जो डेवलप हो रहा है हमारे घर पे भी, कॉन्सेप्ट वही यूज हो। ठीक है जी। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अब आप कोई भी टॉपिक में डाउट हो तो रुक सकते हो, नहीं तो आप जा सकते हो।